वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और आज की क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है? यदि हम इसे अपने शब्दों में समझें या ओवरऑल लोकल लैंग्वेज में यदि हम ट्रांसमिशन को समझें तो आपने देखा होगा कि जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिस फंक्शन से या जिस जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने घरों तक पहुंचाते हैं या इंडस्ट्रीज तक पहुंचाते हैं, तो इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे तंत्र का या कुछ ऐसे सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से बिजली को जनरेटिंग स्टेशन से घरों तक पहुंचाया जाता है या इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। तो उन दोनों के बीच का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। और ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन काम ये होता है कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसी इलेक्ट्रिसिटी को 500 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, आपको जितनी दूरी है उस दूरी के अकॉर्डिंग उस वोल्टेज को या उस जनरेटिंग स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है आपने, उस जनरेटिंग स्टेशन से उस हाई वोल्टेज को आपको घरों तक पहुंचाने के लिए या इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का आप यूज़ करते हैं उसे ही ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। अब ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली क्यों इजाद किया गया, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम की? तो ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो 11 kV में करते हैं, क्योंकि इंडिया मोस्टली 11 kV में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब इसी 11 kV को आपको 100 किलोमीटर दूर यदि पहुंचाना है तो HVAC सिस्टम में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 11 kV यदि 100 किलोमीटर दूर यदि उसे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉसेस के रूप में 1 kV या 2 kV लॉस में चला जाएगा। तो फिर आपको जो अंत में आप 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की दूरी जब तक तय करेंगे तब आपको आउटपुट के रूप में जो बिजली प्राप्त होगी वो अपेक्षाकृत जितनी जनरेट हुई थी उससे 2%, 3% कम मिलेगी आपको। तो ये बाकी जो है 2%, 3% गया कहाँ? तो ये 2-3% लॉसेस के रूप में रिड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि AC HVAC ट्रांसमिशन लाइन में भी लॉसेस होते हैं। तो यही बिजली को इस उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का यूज़ किया जाता है वही ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। तो यदि इसको हम एक शब्दों में समझे डियर स्टूडेंट, तो एक शब्दों में ऐसा समझ सकते हो, जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का बीच में यूज़ करते हैं वही ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। क्योंकि इसके 3 पहलू होते हैं। एक तो होता है जनरेशन, दूसरा पहलू है ट्रांसमिशन और तीसरा इसका पहलू है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट किया जाता है, फिर उसको जितनी दूरी में आपको पहुंचाना है उस दूरी तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ करना होगा। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस कंज्यूमर तक आपको पहुंचाना है वहां से ट्रांसमिशन सिस्टम से आपको डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाना होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो ये इसका एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस के आधार पर ही इलेक्ट्रिसिटी को आपके घरों तक या कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। अब देखेंगे यदि हम ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो ट्रांसमिशन सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास AC और DC है, वैसे ही ट्रांसमिशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, तो AC ट्रांसमिशन सिस्टम पहला है और दूसरा मिलेगा आपको DC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो 2 पार्ट में डिवाइड इसीलिए किया गया है क्योंकि हम AC से भी ट्रांसमिट करते हैं और DC को भी ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। AC ट्रांसमिशन में बड़ा इजी होता है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। लेकिन DC ट्रांसमिशन सिस्टम में बड़ा कठिन होता है काम, क्योंकि इसमें इन्वर्टर सर्किट और रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपको DC ट्रांसमिट करना है तो जिस जनरेटर से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है
वो डीसी बनाकर नहीं देता, वो आपको एसी बनाकर देता है। मतलब जिस जनरेटर से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट आपको उत्पन्न करके देता है, और अल्टरनेटिंग करंट 11 केवी के फॉर्म में देता है, और 11 केवी एसी है, 11,000 वोल्ट एसी है। अब इस 11,000 वोल्ट एसी को आपको डीसी में कन्वर्ट करना है, मतलब डीसी में ट्रांसमिट करना है आपको, तो डीसी में कन्वर्ट तो करना ही होगा। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको वहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट लगाना होगा, और हाई वोल्टेज को डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए बड़े बड़े रेक्टिफायर सर्किट यूज़ करना होगा, जो आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स को जोड़ना होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को उसके लिए जोड़ना होगा। और आपने देखा होगा छोटे से पीसीबी में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट छोटे छोटे लगे होते हैं, क्योंकि वो लो वोल्टेज के लिए। लेकिन यहाँ पर 11,000 वोल्ट है, तो 11,000 वोल्ट को हमें डीसी में चेंज करना है। कहने का मतलब यहाँ पर जो रेक्टिफायर सर्किट है वो 11,000 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो उसको कितने बड़े साइज का रेक्टिफायर सर्किट लगाना होगा आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर यही काम जो है बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। तो इसी काम को फिर भी हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसके माध्यम से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस सर्किट का यूज़ करते हैं उस सर्किट का जो इसमें अलग अलग बाइपोलर, होमोपोलर और मोनोपोलर, ये 3 सर्किट का यूज़ किया जाता है। और इन तीनों सर्किट का यूज़ करके हम एसी को डीसी में चेंज करते हैं, और उसके बाद इसे ट्रांसमिट करेंगे 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जैसे डिस्टेंस में आपको ट्रांसमिट करना है उतनी दूरी में आप ट्रांसमिट करेंगे। क्योंकि डीसी में लॉसेस नहीं होते, इसीलिए इसको ट्रांसमिट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है, एसी से ज़्यादा खर्च आपको डीसी ट्रांसमिशन लाइन में आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसमिशन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक तो एसी ट्रांसमिशन और दूसरा डीसी ट्रांसमिशन। फिर एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन को हम जब ट्रांसमिट करते हैं तो कुछ ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसके माध्यम से हम ट्रांसमिट करें। तो ट्रांसमिट करने के लिए एक तो ओवरहेड का यूज़ करते हैं, पहला है ओवरहेड ट्रांसमिशन। मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन में किसका यूज़ करते हैं बेटा? हम पोल्स का यूज़ करेंगे, टावर्स का यूज़ करेंगे। तो स्टील टावर का यूज़ करके हम ट्रांसमिट करते हैं। अब स्टील टावर का कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, बड़े बड़े टावर यूज़ किए जाते हैं और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो भी काफ़ी महंगा होता है। तो जब भी ओवरहेड लाइन की बात आती है तो ओवरहेड ट्रांसमिशन में हम कंडक्टर जो यूज़ करते हैं उसका नाम है ACSR कंडक्टर। और यही ACSR कंडक्टर जिसे कहते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो बड़े बड़े स्टील टावर में इन कंडक्टर को जोड़ा जाता है, बिछाया जाता है और उससे ट्रांसमिट किए जाता है इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड में अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। तो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में आपने देखा होगा इसकी एक लिमिट है। इसकी लिमिट ये है कि इसको 66 केवी से ज़्यादा हम, जहाँ पर भी 66 केवी होगा, इसका मैक्सिमम रेटिंग है कि यदि अंडरग्राउंड यदि आपको ट्रांसमिशन करना है या अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से आपको बिजली पहुंचाना है तो 66 केवी से ज़्यादा आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। यदि 66 केवी से ज़्यादा ट्रांसमिट करेंगे तो इसमें जिस केबल का यूज़ किया जा रहा है, इन केबल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, HT केबल, EHT केबल, ठीक है, UHT केबल, अल्ट्रा हाई टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। फिर इसमें देखेंगे गैस फील्ड केबल आता है, गैस फील्ड केबल जिसमें गैस भरी जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड जब केबल बिछाया जाता है तो उन केबलों का जो साइज होता है बहुत मोटा होता है, और उसको ज़मीन के अंदर जब आप केबल को बिछाते हैं तो उसको बिछाने की भी एक प्रोसेस है, केबल को कैसे बिछाया जाता है, तो उस प्रोसेस से इसको गुजरना होता है। फिर यदि कहीं पर फॉल्ट हो जाए तो आपको खोदना होगा, फॉल्ट ढूंढना होगा आपको। और यदि इस केबल में फॉल्ट आ जाए तो आसपास के एरिया में, जिस रेडियस में ये केबल है उसके आसपास के रेडियस में आप देखेंगे तो वहाँ करंट फैल जाएगा और आसपास दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसमें
अंडरग्राउंड केबल में आप देखेंगे कि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं केबल्स के, और इन अलग अलग टाइप्स के केबल का यूज़ किया जाता है। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन यदि आपको करना है तो मैक्सिमम 66 kV से ज़्यादा रेटिंग वाले ट्रांसमिशन लाइन का आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है डीसी ट्रांसमिशन होता क्या है। तो जैसे जनरेटिंग स्टेशन में, यदि ये कोई जनरेटिंग स्टेशन है और इस जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, इसको हमने, ये जो दिख रहा है बेटा ये है ट्रांसफार्मर, इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफार्मर। हमने ट्रांसफार्मर के माध्यम से 11 kV को 600 kV में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पर अभी तक जब एसी ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे थे वो 11 kV को कितने kV में कन्वर्ट कर रहा था बेटा, 33 kV में, 66 kV में, 110 kV में, 132 kV में, 220 kV में, 400 kV में, 765 kV में। ठीक है, ऐसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग हुआ करती थी एसी ट्रांसमिशन में। लेकिन यहाँ पर कितना है बेटा, 11 kV बाय 600 kV है। मतलब इसके लिए एक ट्रांसफार्मर जब आप बनाएंगे तो उसको अलग ही डिज़ाइन करना होगा जो 11 kV को 600 kV में बदल के दे सके। ठीक है, 11 kV को प्राइमरी में 11 देंगे, सेकेंडरी में आपको 600 kV बनाकर देगा। ऐसे ट्रांसफार्मर की अलग से डिज़ाइनिंग होती है, इसकी सेक्शनिंग ही अलग होती है। ऐसे ट्रांसफार्मर आपको यूज़ करना होगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर वहीं पर आप AC को DC में चेंज करने के लिए यहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ करेंगे। अब देखिए, आपको पता है जब आप छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप रेक्टिफायर सर्किट यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि रेक्टिफायर सर्किट में क्या लगाते हैं बेटा, रेक्टिफायर सर्किट में, अब रेक्टिफायर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव, दूसरा है फुल वेव। ठीक है, बेसिकली ये 2 प्रकार के ही होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में अंतर ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड का यूज़ करते हैं हम। अब यहाँ पर भी जो डायोड यूज़ करेंगे बेटा ये तो लो रेटिंग के लिए, कम रेटिंग के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये है 11 kV बाय 600 kV। अब यहाँ पर AC आपको जो मिलेगा प्राइमरी में कितना मिलेगा बेटा, 600 kV। 600 kV को आपको DC में चेंज करना है। तो आप सोच सकते हैं किस रेटिंग का यहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट लगेगा और उस रेक्टिफायर सर्किट का साइज कितना बड़ा होगा, आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर सर्किट है, इस रेक्टिफायर सर्किट में 3 ऐसे इसके पार्ट में से डिवाइड करते हैं। एक तो बाइपोलर होता है, दूसरा मोनोपोलर होता है और तीसरा होमोपोलर होता है। तो ऐसे 3 इसमें रेक्टिफायर सर्किट यूज़ करते हैं। उसके माध्यम से हम इस 600 kV को DC में कन्वर्ट करते हैं और DC में कन्वर्ट करने के बाद इसे ट्रांसमिट किया जाता है। फिर वही प्रोसेस को फिर यहाँ पर DC को AC में चेंज किया जाएगा और फिर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और उसके बाद अंततः आपको 11 kV प्राप्त होगी। मतलब DC ट्रांसमिशन में भी खर्चा बहुत है। हाँ, एक चीज़ है, इसमें लॉसेस नहीं होते। लॉसेस का कारण ये है कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए लॉसेस नहीं होते। अब यहाँ पर देखेंगे रेक्टिफायर सर्किट में, तो ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फुल वेव रेक्टिफायर को देखेंगे बेटा तो इसे 2 पार्ट में कैसे किया गया है। एक तो होता है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर एक होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का एक टाइप है और ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर एंड सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ये नॉर्मली हम किसी सर्किट को AC को DC में चेंज करना है तो आप यूज़ करते हैं। जैसे आपके मोबाइल का चार्जर हो गया, मोबाइल का चार्जर देखा है आपने, उसमें भी आपने देखा होगा यही रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो रेक्टिफायर सर्किट आप यूज़ करेंगे ये अलग टाइप का है, क्योंकि 600 kV को आपको DC में चेंज करना है। ये बहुत बड़ी बात होती है, 600 kV को DC में चेंज करना है। तो जिस रेक्टिफायर सर्किट का आप यूज़ करेंगे वो AC को DC में चेंज करेगा और DC में चेंज करने के बाद आप DC ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे।
इसमें दो केबल होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और फिर 500 किलोमीटर की दूरी मिनिमम, याद रखेंगे बेटा, मिनिमम 500 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तो ही आप डीसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे, अन्यथा 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के लिए डीसी ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाया जाता। इसका इंडिया में बेस्ट एग्जाम्पल है, रिहंद नदी पर डीसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाया गया है, क्योंकि रिहंद जो डैम है उस डैम पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और वही इलेक्ट्रिसिटी डीसी ट्रांसमिशन के माध्यम से दिल्ली को पहुंचाया जाता है। दिल्ली में डीएमआरसी को डायरेक्ट सप्लाई पहुंचाया जाता है इसी डीसी ट्रांसमिशन के माध्यम से, क्योंकि जितने भी ट्रेनें हैं डीएमआरसी की उसे डीसी सप्लाई से ही चलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये मैक्सिमम जो है इसकी ट्रांसमिशन यदि लाइन बिछाना है आपको तो या तो 500 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए और उसमें कम से कम 500 केवी और 600 केवी ट्रांसमिशन लाइन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यदि डीसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जा रहा है तो लगभग 500 केवी या फिर 600 केवी का 600 केवी की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाती है। इस ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने के बाद आपने देखा होगा कि इसमें मैक्सिमम 2 कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, क्योंकि डीसी में तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही होते हैं। उसके बाद इसमें एक और अच्छी खासियत है कि डीसी ट्रांसमिशन करने के बाद, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस है लगभग 500 किलोमीटर के एबोव ही मिलेगी आपको। ठीक है, मतलब अधिकतम दूरी के लिए ही सबसे ज़्यादा डीसी ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो कन्वर्टर सर्किट लगा हुआ है, रेक्टिफायर सर्किट और इन्वर्टर सर्किट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और ख़राब होने पर ये आसानी से नहीं मिलते। इसे बनाने के लिए पहले से डिज़ाइन करके मतलब एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा किसी डीजे का यदि एम्पलीफायर उड़ जाए तो आपको एक्स्ट्रा अरेंज करके रखना पड़ता है। तुरंत सुधार सकते हैं क्या आप? नहीं सुधार सकते। वैसे इसमें भी है, यदि इसका ये जो है एसी को डीसी में चेंज करने वाला रेक्टिफायर सर्किट ख़राब हो गया तो आपको तुरंत अवेलेबल करना होगा, नहीं तो आप ट्रांसमिशन लाइन चालू नहीं कर सकते, आपका काम रुक जाएगा। सेम यहाँ पर भी जब आप 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं तब आपको डीसी को एसी को पहले चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपने किया एसी को डीसी में, अब दूरी तय करने के बाद आपको फिर डीसी को एसी में चेंज करना होगा। तो आपको पता है इन्वर्टर सर्किट का यूज़ करते हैं और इन्वर्टर सर्किट में यहाँ पर किसका SCR मॉसफेट, सबसे ज़्यादा मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। तो बड़े बड़े इन्वर्टर सर्किट बनाए जाते हैं और उन इन्वर्टर सर्किट का यूज़ किया जाता है। इसके लिए आप रूम देखोगे तो जिस बड़े कंपोनेंट जब लगते हैं तो आपको आधे कमरे के बराबर आपको ये सर्किट, इन्वर्टर सर्किट मिलेंगे आपको, इतने बड़े बड़े। फिर यहाँ से इस डीसी को एसी में चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर मिलेगा और ये वही ट्रांसफार्मर मिलेगा जो आपने स्टार्टिंग में लगाया है। आपने स्टार्टिंग में लगाया था 11 केवी को 600 केवी में कन्वर्ट किया और लास्ट में बेटा आप यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 600 केवी को आप 11 केवी में चेंज करेंगे। सेम अपोजिट है बेटा ये एक दूसरे के। तो अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन, जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ पर आप, तो आपको 11 केवी प्राप्त हो गया। अब 11 केवी को आप एसी, ये एसी है ना बेटा, 11 केवी क्या है, ये एसी है। अब इस एसी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हाँ, एक चीज़ है, इसमें डीसी में कैपेसिटेंस होता नहीं है, इंडक्टेंस नहीं होता, सर्ज वोल्टेज नहीं होता। क्यों? फेज डिफरेंस नहीं होता। ये नहीं होने के पीछे रीज़न है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसमें कैपेसिटेंस भी नहीं होता, इंडक्टेंस भी नहीं होता, सर्ज वोल्टेज भी नहीं होता, इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता। इसमें कोरोना इफेक्ट होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होता,
बहुत सारे इफेक्ट डीसी के कारण नहीं होते, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो इंडक्टेंस नहीं होता, तो इंडक्टेंस नहीं होगा तो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, मतलब प्रॉपर आपको वोल्टेज मिलेगा। 1 वोल्ट 2 वोल्ट भी आपको कम ज़्यादा नहीं मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन आपको अच्छा मिलेगा डीसी में। सेकेंड पॉइंट इसमें नो कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस नहीं होता तो चार्जिंग करंट उसमें प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब चार्जिंग करंट प्रोड्यूस नहीं होगी तो डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा। ये डाइलेक्ट्रिक लॉस किस में होता है? कंडक्टर के इंसुलेटिंग मटेरियल में होता है, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सर्ज वोल्टेज नहीं होता इसमें, और जब सर्ज वोल्टेज नहीं होगा तो इसका इंसुलेशन भी पंचर नहीं होगा, केबल का इंसुलेशन पंचर नहीं होगा, सर्ज वोल्टेज के कारण होता है ये। तो सर्ज वोल्टेज नहीं होगा तो इंसुलेशन पंचर नहीं होगा। सर्ज वोल्टेज किस में होता है? एसी में होता है, इसलिए एसी ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी कम हो जाती है, एसी ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस कम होते हैं, और डीसी ट्रांसमिशन में वो उसमें फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती तो सर्ज वोल्टेज भी नहीं होता, सर्ज वोल्टेज नहीं होता तो इंसुलेशन पंचर नहीं होता। ये बहुत अच्छा है, मतलब कि कहने का मतलब ये डीसी ट्रांसमिशन करने के पीछे लॉसेस नहीं होते और इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, इसलिए डीसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जाता है। फिर है नो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस एसी में होता है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, तीनों फेस में फेज डिफरेंस होता है, लेकिन डीसी में आप देखेंगे तो फेज डिफरेंस होता ही नहीं। फेज डिफरेंस नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिंक्रोनाइजिंग करने में। सिंक्रोनाइजेशन जब किया जाता है तो सिंक्रोनाइजेशन में आर फेस को, वाई फेस को, बी फेस को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तो यदि किसी एक का भी सीक्वेंस चेंज हो जाए, फेज डिफरेंस चेंज हो जाए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। आपने आर को वाई से जोड़ दिए, वाई को बी से जोड़ दिए, बी को आर से जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सेम सिस्टम यही है कि डीसी में फेज डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती नहीं जनरेटर में। ये जो मेन पॉइंट है इसका, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका डायग्राम है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर आप जो सर्किट का यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टर और रेक्टिफायर सर्किट, ये दोनों सर्किट किस किस डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अपेक्षाकृत जो है ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी में ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इंडिया में एक ही डीसी ट्रांसमिशन लाइन है जो मैंने आपको बताया रिहंद डैम पर बना हुआ है। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा? ट्रांसमिशन सिस्टम, और ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ा। इसका डायग्राम इस टाइप से बनाया जाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं डीसी ट्रांसमिशन के एज़ कम्पेयर टू एसी ट्रांसमिशन में। बस एक ड्रॉबैक है कि ये एक्सपेंसिव होता है, ये महंगा होता है, और डीसी ट्रांसमिशन महंगा नहीं होता। बस इसमें इतना ही अंतर है, क्योंकि एसी ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर से वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन हो जाता है, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन में इसमें कन्वर्टर सर्किट लगाने के बाद भी ट्रांसफार्मर लगाना होता है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। एक तो ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, उसके बाद कन्वर्टर सर्किट भी लगा ही रहे हैं, तो इसलिए ये महंगा हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।